वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ये देखेंगे कि हम इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरजीबीवी के अंदर जो 5 यूनिट होते हैं, हम 5 यूनिट के बारे में बताने जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में यही 5 यूनिट जो है यही इसके स्टार्टिंग है और यही शायद सभी ने पढ़ी है। इवन जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे होंगे, तो उनने भी यही 5 यूनिट से शुरुआत करी होगी, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या आने वाले टॉपिक। जैसे कि मैं बात करूँ अगर यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 बिल्कुल एलिमेंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे ख्याल से अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा सब्जेक्ट, तो बेसिक कंप्यूटर के अंदर भी आपने इतना तो पढ़ लिया होगा कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, उसकी एवोल्यूशंस, मतलब कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है, किस तरह के फीचर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो सर्विसेज होती हैं वो किस तरह की सर्विसेज होती हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम कॉल्स, ये तमाम चीजें आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 के अंदर, जो कि बड़ा ही आसान है और बड़ा ही आसान सीखने के लिए भी है। और बहुत सारी बातें आपको कोरिलेटेड भी रहेंगी, जो कि आपको शायद, मेरे ख्याल से, मैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ये बिल्कुल वैसा रहेगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल आप वीडियो देखते जाएंगे, और शायद ऐसे एग्जांपल दूंगा मैं जो आपने लाइव देखे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते रहे। अगर आप कंप्यूटर से ज्यादा फेमिलियर हैं, ज्यादा चलाते हैं कंप्यूटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज करे होंगे, तो आपको दिखेगा वो एग्जाम्पल होते हुए, या कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होगा या देख रखा होगा। खैर, यूनिट नंबर 2 जो होती है वो यूनिट नंबर 2 फाइल सिस्टम्स के ऊपर आधारित है, कि किसी एक ओएस में फाइल्स कैसे, फाइल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, फाइल्स कई तरह की होती है। फाइल्स जो होती हैं हमारी हार्ड डिस्क के अंदर रखी जाती हैं। कुछ फाइल EXE फाइल होती हैं, कुछ कुछ होती हैं अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल होती हैं। उसमें कुछ यूजर फाइल होती है जो कि यूजर एक्सेस करता है, या यूजर उसको बनाता है या डालता है या निकालता है। और कुछ होती है सिस्टम फाइल्स, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम फाइल। आप अपने सिस्टम को खोलेंगे तो सिस्टम 32 जो है फोल्डर बना हुआ मिलेगा आपको, प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर बना मिलेगा, विंडोज का फोल्डर बना मिलेगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूजर है तो ये क्या है, इवन लिनक्स है तो रूट का फोल्डर बना मिलेगा आपको। बेसिकली जो है ना, कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली फाइल सिस्टम होता क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, वो जब आप ऑक्सिलरी डिवाइस जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके टेप की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट जिसके मॉड्यूल्स होते हैं, किस तरह से एलोकेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं, जो कि कंटीजियस हो या लिंक्ड हो या इंडेक्स्ड हो, अलग अलग तरह के उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फाइल प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, और अलग अलग तरह के आप जो फाइल मैनेजमेंट के जो सिस्टम कॉल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। और आखिर में इसी यूनिट के अंदर सबसे जरूरी चीज पढ़ेंगे आप, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये कैसे, वो जो आपकी हार्ड डिस्क है वो, मतलब उसकी एल्गोरिथम कैसे चलती है जो शेड्यूलिंग कराती है कि कौन सी चीज अंदर आई और कौन सी चीज बाहर जा रही है किस टाइम पे। तो ये आपको एग्जांपल शायद मैं इस लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा जिस लैंग्वेज में आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज जो होती है ना, जो लैंग्वेज आपको समझ में आएगी बहुत इजीली। खैर, एनीवेज, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं पढ़ूंगा फिर आपके सीपीयू शेड्यूलिंग पे जाऊंगा, जिसमें सीपीयू किस तरह से काम करता है, सीपीयू किस तरह से किसी टास्क को लेता है, किसी प्रोसेस को लेता है और फिर आगे बढ़ता है, उसमें कितने तरह के शेड्यूलर्स होते हैं, उसका प्रोसेस स्टेट डायग्राम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम का एवेल्युएशन, सिस्टम कॉल्स, उसके मैनेजमेंट, उसके अंदर जो मल्टी प्रोसेसर अगर लगे हुए हैं तो उसकी शेड्यूलिंग कैसे होगी, थ्रेडिंग कैसे होगी। फिर इसी यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। और मेरे हिसाब से मुझे जो पर्सनली सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो मेमोरी मैनेजमेंट है, बिकॉज मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कई सारी मेमोरी मैनेजमेंट की आप टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कैसे जो आपकी रैम है या आपकी रोम है या हार्ड डिस्क, उसको मैनेज कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से चीज़ों को आती है। और आपको एक मान लीजिए कोई एक गेम है जिसकी अंदर 10 GB की अंदर स्पेस है, लेकिन आपकी कंप्यूटर की जो रैम है वो 2 GB है। कैसे वो 10 GB का गेम इस 2 GB की रैम के सिस्टम के अंदर चला जाता है और आप एग्जीक्यूट भी कर लेते हो। आप इसके अंदर कई सारी पार्टीशनिंग, स्वैपिंग, सेगमेंटेशन, पेजिंग जो पेजिंग है एक बड़ा अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट है। मतलब हमारे दिनों की बात मुझे अच्छे से याद है, जब पेजिंग हम लोग पढ़ा करते थे तो पेजिंग से हमारा क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा आया था। मतलब इवन उसके न्यूमेरिकल से वो सारी चीजें मिला के इतना सारा आ गया था कि हम भी डर गए थे कि पेजिंग कितना सारा आ गया। तो पेजिंग काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेजिंग के अंदर सेगमेंटेशन कैसे होती है, उसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, कैसे किसी लार्ज प्रोग्राम को बाइफरकेट करते हैं, कैसे वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट में लेके आए, कैसे डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट में लेके आए, ये सब इस थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप यूनिट 1 2 3 ये सीक्वेंस में जब हम पढ़ेंगे, और सीक्वेंस में वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हम एक्चुअल में किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है और ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहे हैं, हम फिजिकली मतलब उन चीजों को महसूस कर रहे हैं। खैर, उसके बाद आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट कहती है कि इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, जो आपके
इनपुट आउटपुट की, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, ये जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, इनका प्रिंसिपल्स क्या होता है, इनकी प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं चीज़ों को, हार्डवेयर को कनेक्ट करना है हमें, और इन्हीं चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज लेके उनको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सिंक्रोनस ऑपरेशन, असिंक्रोनस ऑपरेशन, कैसे स्पीड गैप बनाया जाता है, कैसे कोई आईओ इंटरफेस को कनेक्ट किया जाता है, कैसे उसको प्रोग्राम कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से, मतलब कोई एक इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से लेता है, किस तरह से कॉन्करेंट आईओ को लेता है या इनपुट ड्रिवन आईओ को लेता है, इंटरप्ट ड्रिवन को, सॉरी, कॉन्करेंट प्रोसेस में रियल एंड वर्चुअल कॉन्करेंसी हम देखेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सीमाफोर, डेडलॉक, क्रिटिकल सेक्शंस, ये सारी चीजें देखेंगे। और डेडलॉक मेरे ख्याल से आपने क्या, मैंने, सभी ने, जितने लोग भी सिस्टम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं डेडलॉक देखा होगा कि आपका सिस्टम हैंग हो जाता है और चलता नहीं है। तो वो सिचुएशन बनती कैसे, उस सिचुएशन से बचा कैसे जाता है, और उस सिचुएशन से बचने से पहले ऐसा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि उसकी इम्यूनिटी पहले से ही तैयार करके रखे। मतलब आप च्यवनप्राश बीमार होने के बाद नहीं खाते, पहले खाते हो, ताकि आपको सर्दी ना लगे, या बारिश में आप भीग जाओ तो आपको छींक ना चलने लगे, कोल्ड कफ ना आपको घेर ले। वैसे ही हम सिस्टम के अंदर भी ऐसा करते हैं कि कोई प्रोसेस, दो प्रोसेस एक साथ आई और दोनों प्रोसेस एक साथ सीपीयू को रिसोर्स मांग रही है, तो डेडलॉक की प्रॉब्लम जब आती है, जब वो एक ही चीज को, मतलब एक ही चम्मच है और आपको भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो हमारी लड़ाई हो जाएगी, और आपकी भी प्रायोरिटी वही हो, मेरी प्रायोरिटी भी सेम है, मतलब हम दोनों झुकने वाले नहीं है। दैट इज डेडलॉक कंडीशन। तो उस डेडलॉक से बचने से पहले ऐसा ना किया जाए कि वो चम्मच को मैंने जैसा किया जाए कि भाई तुम 10 बजे आना और यूज कर लेना, तुम्हें 10 मिनट का यूज करना है, तुम 10-10 पे चम्मच छोड़ देना, वो स्पून जो है, ये अगला बंदा जो आएगा वो 10:11 पे आएगा, ये लीजिए। डेडलॉक की कोई दिक्कत ही नहीं, आपने उसे 1 मिनट के अंदर चम्मच धो धा के वापस रख दिया, जो कि शायद मेरे ख्याल से होटल्स के अंदर होता भी है, जब कोई रिजर्वेशन के लिए देता है कि भाई मैं कोई टेबल बुक करना चाहता हूँ रिजर्वेशन के लिए, तो रिजर्व हो जाती है सीट, तो वो चीज़ उसके लिए अवेलेबल रहती है। खैर, उसके बाद हम आखिरी में आएंगे यूनिट नंबर 5 पे, जो कि दिखने में तो बड़ी छोटी है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर पूरा सार है सिलेबस का। वो ये है कि इंट्रोडक्शन करना है हमें कि कैसे नेटवर्किंग के जरिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो काम करते हैं। केस स्टडी के नाम पे हमारे पास यूनिक्स है, हमारे पास विंडोज है, और जितने भी कंटेम्प्रेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है। और आखिरी में मैं इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी, एक आर्क लिनक्स बेस्ड, डेबियन बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसका नाम होगा ओशिन। बहुत जल्दी ये आप लोग के पास आने वाला है, और ये बिल्कुल आपको यूज करने को भी मिलेगा। तो साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में अगर देखा जाए तो, या किसी भी सर्विसेज के टर्म में अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि विंडोज अगर कोई यूज कर रहा है, तो उसका मकसद क्या होगा, उसका मकसद एंटरटेनमेंट होगा, या छोटा मोटा ऑफिस वर्क होगा, डीटीपी जॉब, या जो भी एक्सेल पे काम करना, या माइक्रोसॉफ्ट के कोई टूल पे काम करना है, तो ठीक है, विंडोज सही है। लेकिन जब आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, जैसे आपको फायरवॉल की पॉलिसी डिजाइन करनी है, तो फिर वो विंडोज पे नहीं होगा, वो विंडोज पे होगा, लेकिन उससे ज्यादा बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम वो मौजूद है। जैसे आप लोग डेटाबेस यूज करते हैं, तो डेटाबेस यूज करने के लिए ओरेकल से बड़ी कंपनी कोई है नहीं, लेकिन जब आप ईआरपी सॉल्यूशंस पे आते हैं तो उससे बड़ी सैप नहीं है, सैप से बड़ी कोई कंपनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईआरपी सॉल्यूशन ओरेकल नहीं देता, देता है, बट लोग सैप पे जाते हैं। वही हाल यहाँ पे भी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे, कि आप कौन सी सर्विसेज की तरफ इंक्लाइन होना चाहते हो। मैं अगर बोल रहा हूँ कि ओशिन ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया का पहला जो साइबर सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अटैक्स नए नए बनते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास विंडोज से काम नहीं चलेगा ना, या हमारे जो नॉर्मल जो ओएस हमारे पास है मार्केट में अवेलेबल, उबंटू या L ubuntu या कितने सारे वर्जन हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है मुझे उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, और ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये 2023 में बता रहा हूँ। शायद हो सकता है कि आज से 10-20 साल बाद लोग इसको भी भूल जाए, कुछ और नया आ जाए, कुछ और नया, जैसे जैसे इंट्रूडर्स, जैसे जैसे अटैकर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट भी उधर बढ़ते जाएंगे। या ये कह लो कि एंटरटेनमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो पहले के जमाने में तो कैसेट आता था, फिर सीडी आने लगी, फिर सीडी के बाद पेन ड्राइव आने लगी, फिर पेन ड्राइव के बाद स्पॉटिफाई आ गया। तो स्पॉटिफाई अब आपको क्या, अब आपको कोई पेन ड्राइव खोलेगा कि इसमें गाने भर के दे दो तो आप हंसोगे नहीं उस पर, या कैसेट को बोलेगा रिकॉर्ड कर दो तो आप हंसोगे नहीं। तो टाइम के साथ साथ चीजें इवॉल्व होती गई, टाइम के साथ साथ वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इवॉल्व होते गए। मैंने खुद जब मैं छोटा था तो विंडोज 95 चलाया, मैंने 98 चलाया, 98 सेकंड एडिशन चलाया, एक्सपी चलाया, एक्सपी सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, ऐसे करते 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 हम आज विंडोज 11 पे खड़े। जस्ट फॉर नॉर्मल यूज की बात कर रहा हूँ मैं। विंडोज 11 के अंदर हमने देखा कि अब विंडोज 11 की भी अलग अलग पैचेस आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो की आउटडेट हो जाएगा। सेम गोज विद iOS। आपने आईफोन देखे होंगे, आईफोन के अंदर आज 14 प्रो मैक्स आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो भी उनका
चिप लगी हो, A6 या A7 कौन सी चिप आती है उसके अंदर, वो लगी होगी तो उसको सपोर्टिंग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे जैसे हार्डवेयर अपग्रेड होता जाएगा सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड आपको करना पड़ेगा, या इसका वाइस वर्सा भी कर लीजिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता जा रहा है तो हार्डवेयर भी। मैं किसी ज़माने में जो सिस्टम यूज़ करता था जब मैं इंजीनियरिंग में था, तो उस ज़माने में मेरे पास साइरेक्स था, और जो पीसी था जो उसका वो था, जो प्रोसेसर था वो साइरेक्स था, ठीक है ना, इंटेल भी नहीं था। उसको सपोर्ट करता था विंडोज 95 या 98, ठीक है। आज मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो i9 या i7 लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना, और हार्डवेयर इंक्रीज हुआ तो जाहिर सी बात है मैं सॉफ्टवेयर विंडोज 98 नहीं चलाऊंगा, उस पर एक्सपी नहीं चलाऊंगा, बिकॉज मैंने उसमें हार्डवेयर जो उसमें खरीदा है जो, उसको सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम आया ना। ये बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे, और हार्डवेयर, ये तीनों कुछ ऐसा मिक्स वेज की सब्जी है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं हो सकती, आपको बराबर मात्रा में लेना पड़ेगा। इन केस अगर आपको लगता है कि आप गए मार्केट में, आपने एक डेल का लैपटॉप खरीदा, जो भी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके हिसाब से आप ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाओगे। आप चाहें तो देख सकते हैं विंडोज 11 6 जनरेशन से ऊपर ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर डलता है, मतलब अगर आपका हार्डवेयर 6 जनरेशन का है तो ही विंडोज 11 सपोर्ट करेगा। 6 जनरेशन के नीचे का अगर आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करेगा, आपको विंडोज 10 प्रो चलाना पड़ेगा, या होम या एडिशन, जो सब एडिशन आपको चलाना। तो इस टाइप की केस स्टडी हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में, और ये था मेरी तरफ से इस कोर्स का ऐसा इंट्रोडक्शन जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे वीडियोस के अंदर, ये है। थैंक यू सो मच।